नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। दुनिया की तमाम पूर्व महामारियों की तरह कोरोना का संक्रमण थमेगा और जिंदगी अपनी पटरी पर लौटेगी। इसमें विज्ञान का योग होगा और कुदरत का भी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी की रफ्तार शायद अब वही नहीं होगी जो 24 मार्च से पहले थी, और इसकी पुष्टि देश भर से आ रही तस्वीरें कह रही है। कुल मिलाकर कोरोना का कहर विकराल रूप ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसे लेकर स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने देश के ताजा हालातों की जानकारी दी। यह रिपोर्ट देखिए। भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कई अहम जानकारियां दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित 2231 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद भी हॉटस्पॉट एरिया में छूट नहीं दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं, उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इंपोज कर सकती हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने यह भी बताया कि वैक्सीन और ड्रग टेस्ट के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत वहीं गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि मेडिकल टीम को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक रहेगी और परिस्थितियों का सही आकलन के बाद ही छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने परिस्थितियों का आकलन करते हुए आज आदेश पारित किया है कि ई-कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास जारी है। तो वहीं डॉक्टर आर गंगा खेड़कर ने कहा कि ICMR और निजी दोनों लैब में तेज गति से कोरोना वायरस टेस्ट हो रहे हैं। देश में अब तक 3,86,000 कोरोना वायरस टेस्ट हो चुके हैं। 3,86,791, उनमें से कल के दिन में 37,173 यानी 37,173 टेस्ट हुए। उन टेस्टों में से 29,287 टेस्ट, अब ये लैब की संख्या हर रोज तो बढ़ते जा रही है। 194 लैब्स ICMR नेटवर्क में हैं, उनमें हुए। 7,886 ये प्राइवेट सेक्टर में
कल काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 82 लैब्स में हुआ है। बता दें कि वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1334 नए केस सामने आए। फिलहाल बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन लगातार कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें तब की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। राजधानी के हालात में सुधार नहीं। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में लॉकडाउन में नहीं मिलेगी छूट। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता की। दिल्ली के सीएम ने कहा कि 20 अप्रैल से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ ढिलाई देने की बात थी, लेकिन हालात को देखते हुए अभी कोई ढील नहीं दी जा सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हालात काबू में हैं। वहीं उन्होंने मरकज का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी सबसे ज्यादा मार दिल्ली पर ही पड़ी है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में आए। मरकज़ के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज़्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। इसे दिल्ली पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी। वहीं लॉकडाउन के दूसरे चरण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल इसकी शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं। बच्चों के स्कूल बंद हैं। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत ख़राब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की कुल आबादी का करीब 2% हिस्सा दिल्ली में रहता है, लेकिन देश में कोरोना के कुल मामलों का 12% दिल्ली में है। लिहाजा
फिलहाल लॉकडाउन में कोई छूट नहीं होगी। दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में हैं। क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है। बता दें कि देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 16,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं दिल्ली में करीब 2,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लिहाजा इन हालात को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। वहीं तालाबंदी के दौरान देश में प्रवासी श्रमिक भारी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ दिनों से ये अपने छोटे छोटे कमरों में बंद, भूख से हताश और परेशान होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं बीमार हूँ साहब, बहुत खराब है और गोली ले आओ तो खा लेते हैं। हम बहुत परेशान हैं यहाँ, एक पैर हाथ दुखी है। यहाँ पे आज हमको 10 दिन हैगे पड़े हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे बहुत दिन हो गए चूल्हा नहीं पजर रही है। हमें मदद करते सरकार से बहुत चाहते हैं। तालाबंदी में प्रवासी मजदूरों की हालत। कठिनाई में प्रवासी मजदूर। वेतन नदारद, राशन खत्म, भूख से बेहाल, हालत हुए फटेहाल। लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिक मीडिया की सुर्खियों से भले ही गायब हों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी स्थिति संभल गई। वे किस संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं और किस तरह के भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद इसका ठीक से अंदाजा नहीं हो पा रहा। कुछ शिक्षकों और एक्टिविस्ट के एक समूह ने कुछ प्रवासी श्रमिकों से जानकारी जमा करके और उनका नियमित अध्ययन करके एक रिपोर्ट जारी की, जो ये दिखाती है कि स्थिति कितनी चिंताजनक है, उतनी दिखाई नहीं दे रही। स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के अनुसार प्रवासी मजदूरों की भूखपनी समस्या। कर्नाटक में 80% लोगों को नहीं मिला खाना। पंजाब में 32% लोगों को नहीं मिला राशन। दिल्ली और हरियाणा में खाने के लिए लगती है लंबी कतारें। मजदूरों के लिए खाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। खाने के लिए जो लंबी कतारें लगती है, उनमें कभी कभी खाना पहले ही खत्म हो जाता है और लोगों को भूखा रहना पड़ता है। वैसे मजदूरों को पैसे की भी आवश्यकता है। ज्यादातर मजदूर दिहाड़ी पर जीते हैं। श्रमिकों के हित के लिए गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को आदेश जारी कर दिया था कि इनके वेतन ना काटे जाएं और इनके मकान मालिक फिलहाल इनसे किराया ना लें। लेकिन असलियत इस निर्देश से कोसों दूर है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की चिंता ली। उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि गैर राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं उनसे मैं बात कर रही हूँ। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फंसे हुए लोगों से बात की। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मजदूरी करने के लिए ये लोग बड़े बड़े शहरों में गए, लॉकडाउन हुआ, मजदूरी बंद हो गई, आगे चलते चलते राशन भी खत्म हो गया। अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कमरे में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा है, बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं। और हम इनको दोषी ठहरा नहीं सकते कि आप घर जाना चाहते हैं। हम और आप भी तो अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है। यूपी के एक एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की है। उपाय क्या है? पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को 3 महीनों के लिए दोगुना कर देना चाहिए। बिना राशन कार्ड वाले गरीबों को राशन मिलना चाहिए। दालें, तेल, नमक, मसाले, साबुन और सैनिटरी पैड लोगों के घर पहुंचाना चाहिए। तालाबंदी तक हर महीने 25 दिनों का न्यूनतम वेतन दिया जाए। सभी नियोक्ता, ठेकेदार और श्रमिकों को पूरा वेतन दें। कुल मिलाकर तालाबंदी के दौरान सरकार को प्रवासी मजदूरों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इनकी समस्याओं का समाधान ही इन्हें एक जगह पर रोक सकता है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। मैं बीमार हूँ, सब बहुत खराब है और गोली ले आओ तो खा लेते हैं। हम बहुत परेशान हैं यार, एक पैर हाथ दुखी है। यहाँ पे आज हमको 10 दिन हैगे पड़े। हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे बहुत दिन हो गए, चूल्हा नहीं पजर रही है। हमें मदद करते सरकार से बहुत चाहते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाजत दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक ना तो प्लेन चलेंगी और ना ही मेट्रो या बस में छूट मिली है, जबकि लॉकडाउन पार्ट 2 में कृषि से जुड़े कामों और ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। लेकिन इस लॉकडाउन के बीच ई कॉमर्स कंपनियों को फिलहाल पूरी राहत नहीं मिलेगी। यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी तमाम ई कॉमर्स कंपनियां 3 मई के बाद ही खुल पाएंगी। एक रिपोर्ट देखिए। बीस अप्रैल से मिलेगी लॉकडाउन में छूट। देश में कुछ क्षेत्रों में कामकाज होगा शुरू। नई गाइडलाइन से चल पड़ेगा विकास का पहिया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के कारण देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है और देश को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा है और इस बीच सरकार ने सोमवार यानी कि 20 अप्रैल से कुछ सरकारी गतिविधियों को इजाजत दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक जिन सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है, उनकी एक नई सूची जारी की गई है।
आपको बता दें कि ये छूट 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी जहां कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित इलाके हैं। किसे कितनी छूट? किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, आवश्यक सामान का उत्पादन, मेडिकल डिवाइस, दवाएं, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करें। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। तेल और गैस रिफाइनरी, आरबीआई में रेगुलेटेड संस्थान, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर काम करते रहेंगे। सेबी, कैपिटल और डेट मार्केट खुले रहेंगे। IRDAI और देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर सकेंगी। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करेंगे। माल ढुलाई के सभी ट्रांसपोर्ट को कार्य करने की छूट होगी। हर चीज के मैकेनिक उपलब्ध रहेंगे। डाटा और कॉल सेंटर्स में सिर्फ सरकारी कामों से जुड़े हुए लोगों को ही छूट। कर्मियों के बीच 10 फीट की दूरी अनिवार्य, मास्क अनिवार्य। सड़क निर्माण, इंडस्ट्रियल एस्टेट के सभी प्रोजेक्ट को छूट। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। तो लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जरूरी सेवाओं में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह छूट सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई और गाइडलाइन में तय शर्तों के साथ मिलेगी। लिहाजा आप भी जरा नियम कायदों को जानकर ही घर से बाहर कदम निकालें। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से लोग डरे हुए हैं और इस बीच देशवासियों के भीतर के डर को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जोश भरा संदेश दिया। दरअसल देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ हमारी जिंदगी को तब्दील कर दिया बल्कि हमारे जीवन को घरों तक सीमित कर दिया है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस रिपोर्ट में देखिए।
देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए एकता और भाईचारे की जरूरत है। उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि मुश्किल वक्त में हम सबको साथ मिलकर इस चुनौती से निपटने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, कोरोना वायरस ने पेशेवर लाइफ पूरी तरह से बदल दी है। हमारा घर ही हमारा ऑफिस बन गया है। इंटरनेट हमारा नया मीटिंग रूम है। कुछ समय के लिए ऑफिस के सहयोगियों के साथ ब्रेक लेना इतिहास बन गया है। दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, लेकिन भारत के ऊर्जावान और प्रगतिशील युवा अधिक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना हमला करने से पहले धर्म, जाति, रंग, भाषा और सीमाएं नहीं देखता है। आपको बता दें, हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन में मुस्लिम संप्रदाय तबलीगी जमात द्वारा आयोजित कार्यक्रम कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा था, जब इसके हजारों सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। भारत में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 16,116 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,324 नए मामले सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। तो वहीं देश में कोरोना से अब तक 519 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2,302 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में काफी तबाही मचाई और इसके चलते गुरुद्वारे के कुछ गुंबदों को काफी नुकसान हुआ और वे टूटकर गिर गए। अब आरोप लग रहे हैं कि इन गुंबदों के पुनर्निर्माण में सीमेंट और लोहे के बजाय फाइबर का उपयोग किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। मामूली आंधी में ढह गए करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के गुंबद। कमजोर फाइबर से हुआ था निर्माण। सिख समुदाय ने इमरान सरकार पर सवाल उठाए। पाकिस्तान में सिखों के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 2 गुंबद आंधी से गिर गए। इस घटना के बाद अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुंबद कंक्रीट की बजाय फाइबर से बनाया गया था। वहीं इस घटना की वजह से करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारा के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने ट्वीट कर दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। इस मामले पर पाकिस्तान की इमरान सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि मामले को धार्मिक मामलों के मंत्री नूर उल हक कादरी के समक्ष उठाया गया है और इसके साथ ही उनसे पूरे घटनाक्रम की तत्काल जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। पाकिस्तान ने निर्माण में बरती थी लापरवाही। 2 साल पहले साल 2018 में इस गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण हुआ था। इस घटना के बाद से इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे।
जहां नाराज सिख समुदाय कह रहा है कि इमरान सरकार में किसी अन्य धर्म को सम्मान नहीं मिलता, तो वहीं लोगों का आरोप है कि इमरान खान के लिए करतारपुर सिर्फ एक सियासी स्टंट था। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। वहीं महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4200 हो चुका है। आपको बता दें 24 घंटे में 456 नए मरीज के जो मामले हैं वह सामने आए हैं और कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो बढ़ चुका है। आपको बता दें कोरोना का जो कहर है वो लगातार महाराष्ट्र में जारी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4200 हो चुका है। 24 घंटे में 456 नए मरीज सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है और मरीजों का आंकड़ा जो है वह बढ़कर 4200 पर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की जो संख्या है वो 4200 पर पहुंच चुकी है और 24 घंटे में कोरोना के जो नए मामले हैं वो 456 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना का जो कहर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 519 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,000 से ज्यादा लोग इसके संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। और इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित है महाराष्ट्र हो चुका है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की जो संख्या है वह 4200 पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं, लगातार जो कोरोना वायरस के संक्रमणों का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वह 4200 पर पहुंच चुका है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे महाराष्ट्र में संक्रमितों की जो संख्या है वह 4200 पर पहुंच चुकी है, तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। शुभम जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज अकेले महाराष्ट्र में 5 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। सबसे खास बात यह है कि मुंबई में अकेले 303 नए केस दर्ज किए हैं, जिसके बाद आंकड़ा जो है 4000 के पार हो चुका है और लगातार इसी तरह से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आंकड़ा बढ़कर ये 2798 तक पहुंच गए, यानी कि कुल मिलाकर कहें कि 2800 केसेस जो है अब मुंबई में पहुंच चुके। इसी के साथ महाराष्ट्र में 4000 के पास हुए हैं और आज मुंबई में तकरीबन जो है 6 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि राज्य में 12 लोगों की आज मृत्यु हुई है और इसी तरह से आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है और ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि पूरे भारत भर में महाराष्ट्र और मुंबई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरह से यहाँ पर कोरोना की संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और धारावी की बात करें तो वहाँ पर भी 30 नए कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए। इसी तरह मुंबई के विभिन्न इलाकों में कुछ इसी तरह केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और काफी चिंता का ये विषय बना हुआ है। जी शुभम, जिस तरह से कोरोना के जो मामले महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो उद्योग धंधे हैं क्या वो खुल सकते हैं? जी बिल्कुल, कल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से जो रेड जोन इलाके वहां पर पहले से सरकार ने कहा है कि आप वहां पर जो उद्योग धंधे वो नहीं खोल सकते। हालांकि कई ऐसे इलाके अभी भी बचे हैं कि जहां पर मुंबई में कोरोना का एक भी केसेस नहीं पाया गया और महाराष्ट्र की बात करें वो महाराष्ट्र के कुछ गिने चुने जिले भी हैं जहां पर अभी तक कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं पाए गए।
तो गौरतलब है कि वहाँ पर जो कल से 20 तारीख से गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक वहाँ पर उद्योग धंधे खुलने की संभावनाएं पूरी तरह लग रही हैं, लेकिन जो भी इलाके जहाँ पर जिस तरह से हॉटस्पॉट बना हुआ कोरोना पॉजिटिव के मामले जहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस इलाकों को सील किया गया वहाँ पर ये खुलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। जी शुभम, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र में संक्रमितों की जो संख्या है वह 4200 पर पहुंच चुकी है और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 456 मामले सामने आए हैं।